कैन प्रैक्टिकल नॉलेज हेल्प अस इन आवर लाइफ टू ग्रो एंड प्रोग्रेस जानेंगे इस वीडियो में। हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज को, व्यवहारिक नॉलेज को लाइफ में ज्यादा से ज्यादा गेन करें, बिकॉज दैट प्रैक्टिकल नॉलेज समवेयर हेल्प अ पर्सन टू प्रोग्रेस एंड गेट मोर सक्सेस इन हिज और हर लाइफ। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे एक व्यक्ति अपने जीवन का बहुत बड़ा समय थियोरेटिकल नॉलेज को प्राप्त करने में ही लगाता है। टेक एन एग्जाम्पल, जब बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड भी हम माने तो फर्स्ट ग्रेड से लेकर 10th 12th या ग्रेजुएशन तक जीवन के कम से कम 10 से 15 साल या कई बार इससे भी ज़्यादा समय सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज, किताबी ज्ञान को प्राप्त करने में लगाया जाता है। और जब ये किताबी ज्ञान पूरा हो जाता है तभी जाकर कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति काम कर रहा है, इंटर्नशिप कर रहा है, किसी एक्सपर्ट के साथ जाके अपना समय दे रहा है, तो वो एक व्यवहारिक नॉलेज को प्राप्त कर पाता है, एक प्रैक्टिकल नॉलेज को प्राप्त कर पाता है। लेकिन व्यक्ति की लाइफ में अगर बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए तो प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वाला होता है कंपेयर टू थियोरेटिकल नॉलेज। और आज की कहानी जो है इसी प्रकार की है, जिसमें आप ये प्रैक्टिकली समझ पाएंगे, ये वास्तविक रूप में समझ पाएंगे कि प्रैक्टिकल नॉलेज को हमें क्यों अहमियत देनी चाहिए, हमें क्यों ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस उसे देकर लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना चाहिए, खास तौर पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। हर एक व्यक्ति के लिए ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कम्युनिकेशन को इंप्रूव करें। एंड व्हेनेवर यू आर स्पीकिंग समथिंग टू समबडी, जब भी आप किसी को कोई चीज़ कह रहे हैं तो वो एक प्रकार का कम्युनिकेशन ही है। Now it depends upon you and your skill that how you are saying the thing, क्योंकि एक ही चीज को कहने के बहुत अलग अलग तरीके हो सकते हैं और आपके कहने के तरीके पर, कहने की स्टाइल पर, कहने के पैटर्न पर ये डिपेंड करता है कि सामने वाला व्यक्ति उस चीज को किस प्रकार से समझ रहा है। जब आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली सेम स्किल वाले लोग होने के बावजूद, सेम डिग्री वाले लोग होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति इंटरव्यू को पास कर लेता है, उसे नौकरी मिल जाती है, तो वहाँ कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन उसकी सक्सेस में कम्युनिकेशन का ही आता है। If you really wish to improve your communication, there are definitely multiple sources by which you can take the help in your life. But we believe that अगर आप स्टोरीज पढ़ते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, इससे कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लेते हैं इंटरेस्टिंग वे में। क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो करने वाली चीज़ इंटरेस्टिंग हो, जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आए, बोरियत फील ना हो। और स्टोरीज एक ऐसा ही माध्यम है जो आपको इंटरेस्टिंग वे में आपका कम्युनिकेशन इंप्रूव कर देता है, आपकी लैंग्वेज को बेहतर कर देता है। तो कहानी है 3 शिष्यों के बारे में जो गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने जो गुरुकुल है वहाँ से निकल जाते हैं। अपने गुरुकुल से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वेदों के बारे में, ग्रंथों के बारे में, पुराणों के बारे में, और ना सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज बट एट द सेम टाइम उनके गुरु ने उनको प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान भी सिखाया होता है। गुरुकुल से जब वो निकल रहे होते हैं तो उनके हाथ में भोजन की पोटली होती है। रास्ते में जब वो रुकते हैं, दोपहर का समय है, भोजन करते हैं और फिर से अपने घरों के लिए निकल जाते हैं। शाम हो चुकी होती है, अंधेरा होने वाला होता है, उनको काफ़ी थकान महसूस होती है, वो विश्राम करना चाहते हैं, इसलिए वो एक जगह रुक जाते हैं और रुकने के बाद उन्हें लगता है कि अभी हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो भोजन करने के लिए वो पोटली खोलते हैं, लेकिन देखते हैं दुर्भाग्यवश उसमें सिर्फ एक ही रोटी बची होती है। देयर वॉज ओनली 1 piece ऑफ ब्रेड। नाउ दे आर इन डिलेमा, नाउ दे आर इन कंप्लीटली कंफ्यूजन। वो इस कंफ्यूजन में है कि ये एक रोटी है, शाम का समय हो चुका है, हमें भोजन करना है, लेकिन ये एक रोटी अगर हम डिवाइड कर दें और तीनों थोड़ा थोड़ा खाएं तो किसी की भी भूख शांत नहीं होगी। बजाय इसके किसी एक व्यक्ति को ये रोटी खा लेनी चाहिए। बट हु विल ईट दैट ब्रेड, मीन्स वो चपाती कौन खाएगा, वो रोटी कौन खाएगा, ये निर्णय लेने में उनको कहीं ना कहीं एक उलझन सी हो जाती है। तो चूंकि इस डिसीजन के लिए वो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक नॉलेज को अप्लाई करते हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, तो वो ये डिसीजन पर पहुंचते हैं कि ये निर्णय हमें भगवान कहीं ना कहीं एक क्लू देगा, हमें कोई एक निर्देश देगा
जिससे हम ये डिसीजन पर पहुंच पाएंगे कि ये रोटी किसको खानी चाहिए। तो इस मुद्दे को कहीं ना कहीं वो साइड में रखकर कहते हैं ये निर्णय हम सुबह लेंगे, अभी बहुत रात हो गई है तो हम सो जाते हैं। तो तीनों ही दोस्त सो जाते हैं। जब सुबह उठते हैं तो उनमें से सबसे पहला वाला दोस्त, सबसे पहला वाला शिष्य बोलता है कि मुझे रात को एक सपना आया। उस सपने में एक देवदूत मुझे स्वर्ग की यात्रा करवाने के लिए ले गया। स्वर्ग में मैंने देखा बहुत सारी चीजें शानदार थी, वहां बहुत सारी अप्सराएं थी, बहुत सारे पेड़ थे, और वो एक ऐसा दृश्य था जो मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा। और वहीं मैंने एक महात्मा को देखा जिन्होंने ये कहा कि ये रोटी तुम्हें खा लेनी चाहिए। अपनी बात कंप्लीट भी नहीं की होती है पहले शिष्य ने कि दूसरा शिष्य कहता है कितनी अजीब सी बात है, सेम ऐसा ही सपना मुझे भी आया। वो सफेद वस्त्र पहने महात्मा ने कहा कि तुमने लाइफ में इतने लोगों का भला किया है, इतना जो है लोगों को दान दक्षिणा दी है, तो इस रोटी पर, इस चपाती पर तुम्हारा ही अधिकार है। दोनों दोस्त इस बातें में अपने सपनों को डिस्कस कर रहे होते हैं। दोनों शिष्य अपने सपनों के बारे में एक दूसरे से जो है विचार विमर्श कर रहे होते हैं। लेकिन वहां देखते हैं कि जो तीसरा दोस्त है वो बिल्कुल शांत बैठा होता है, वो कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। तो दोनों शिष्य उनसे पूछते हैं कि तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम्हारे सपने में क्या हुआ, तुम को सपने में क्या दिखाई दिया। तो यहां तीसरा दोस्त कहता है ना तो मेरे सपने में कोई देवदूत आए और ना ही मैं कहीं गया, मैं यहीं का यहीं था। रात को मेरी नींद खुली और मैंने वो रोटी खा ली। अरे ये क्या किया तुमने? दोनों दोस्त चीखे और चिल्लाए और बोला कि तुमने रोटी खाने से पहले हमें पूछा क्यों नहीं? Why did not you ask us? तो यहां पर वो बोले कि तीसरा दोस्त बोला तुम दोनों अपने सपनों में व्यस्त थे, तो मैं कैसे तुम्हें जगाता? कहीं ना कहीं भगवान ने मुझे ये संदेश, ये क्लू बहुत पहले ही दे दिया था कि भूखे मरने के बजाय तो ये ज्यादा अच्छा है कि तुम उठ के रोटी खा लो। और मैंने वो रोटी फटाफट से आधी रात को ही उठ के खा ली। और तुम्हें याद नहीं है कि हमें गुरुजी ने व्यवहारिक ज्ञान भी दिया था, प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया था। दोनों शिष्य कहीं ना कहीं उस चीज को रियलाइज करते हैं और वो ये सोचते हैं हाँ ये प्रैक्टिकल नॉलेज जो है कहीं ना कहीं ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज दे हैड समवेयर वेंट इनटू द थियोरेटिकल नॉलेज। लाइफ में आप ज्यादातर देखेंगे कि एक व्यक्ति थियोरेटिकल नॉलेज की वजह से काफी अपॉर्चुनिटीज को लूज कर देता है जो शायद वो तुरंत गेन कर सकता था। हम कुछ प्रोफेशंस की बात करें जहां पर एक व्यक्ति लाइफ में बहुत ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करता है, इधर इफ यू टॉक अबाउट डॉक्टर, एन इंजीनियर और एन एडवोकेट। ये कुछ ऐसे प्रोफेशन है जहां पर इन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है। बट क्या हो ये सारी चीज़ें किताबों में पढ़ने के बजाय, किसी थियोरी को पढ़ने के बजाय शुरुआत से ही प्रैक्टिकल सीखी जाए। नो डाउट थियोरी हैज इट्स इंपॉर्टेंस, बट अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि आप दोनों में से कौन से नॉलेज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, ज्यादा महत्व देंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। डू यू गिव मोर इंपॉर्टेंस, मोर प्रेफरेंस टू द थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज? आपको कमेंट बॉक्स में सिर्फ इतना ही लिखना है, प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप प्रैक्टिकल नॉलेज को तवज्जो देते हैं तो प्रैक्टिकल नॉलेज, अगर थियोरेटिकल को देते हैं तो लिखना है थियोरेटिकल नॉलेज। कहीं ना कहीं ये लिखने से भी आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल नॉलेज ही प्राप्त कर पाएंगे। इफ यू राइट समवेयर यू विल गेन द प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि लिखने के लिए आपको स्पेलिंग और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन ओनली यू विल बी एबल टू राइट इट। इफ यू हैव थियोरेटिकल नॉलेज सो समवेयर यू विल स्किप राइटिंग। आई बिलीव उस कहानी के माध्यम से मैं एक बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँ। कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।